नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम जनसंचार को पढ़ेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम के अभिव्यक्ति और माध्यम का हिस्सा है और क्लास 11th और 12th के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विषय है संचार और जनसंचार में, सबसे पहले समझने की बात है कि हम संचार को समझ लेते हैं। देखिए, संचार चर धातु से बना हुआ है और चर का अर्थ होता है चलना। इसे पहले पढ़ लेते हैं। संचार, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग, समूह या संस्थाएं एक दूसरे के साथ विचारों, जानकारी, भावनाओं, ये 2 बार हो चुका है, इसको हटा दीजिएगा, विचारों, जानकारी, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। या एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें संदेश भेजने वाले यानी सेंडर और संदेश प्राप्त करने वाले यानी रिसीवर दोनों की भूमिका होती है। एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। ठीक है। संचार में शब्दों, लेखन, शारीरिक हाव भाव, चित्र या अन्य किसी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। तो संचार में क्या होता है कि आप अपने विचार, भावनाएं जो है वे दूसरे को प्रकट करते हैं और वो प्रतिक्रिया देता है और वो भी अपनी जो है अपने विचार, अपनी भावनाएं जो है आपको प्रकट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने संचार को समझ लिया। आगे देखते हैं कि संचार में और कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर संचार की प्रक्रिया, दूसरा जो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है वो हम समझेंगे। संचार की प्रक्रिया कैसे होती है। तो संचार में एक संचारक यानी सेंडर होता है, संदेश होता है, माध्यम और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होता है। अब माध्यम यहाँ पर क्या है कि मीडियम, आप संदेश भेजना चाहते हैं तो आप या तो उसको लिखकर भेजेंगे या तो आप उसको बोलकर प्रकट करोगे, है ना, या फिर संकेतों के द्वारा प्रकट करोगे, तो वो आपका माध्यम हो जाएगा। ठीक है। जनसंचार में ये फ़ोन कॉल या फिर ईमेल ये बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर संचारक जो है वो संदेश चुनता है कि मुझे, जैसे मैंने ये चुना कि मुझे आज जनसंचार पढ़ाना है। ठीक है। फिर माध्यम का चुनाव होता है कि किस माध्यम से मैं आपके साथ आपको ये संदेश पहुंचाऊं, आपको जनसंचार में कैसे समझाऊं। तो मैंने ये माध्यम यूट्यूब या आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल जो है मैंने चुना। ठीक है। और माध्यम के द्वारा ही हम प्राप्तकर्ता तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। आप इस वीडियो के ही जरिए मेरे संदेश यानी जनसंचार को जान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है। ये हुआ प्रक्रिया। अब इस बीच में प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है उसका जो उत्तर है उसको कहते हैं फीडबैक। आप वीडियो से क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, वो अपने जो बातें हैं, अपनी बातें जो है वो आप फीडबैक आप दोगे, आप कमेंट करोगे कि मुझे ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे ये बिंदु बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फीडबैक। जो भी आप रिप्लाई करते हो ये फीडबैक कहलाता है। ठीक है। अब ये शोर क्या होता है। देखिए, संदेश और माध्यम के बीच में ये शोर आता है। जो संचार करने में जो बाधाएं आती हैं उसे कहते हैं शोर। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, शोर का अर्थ क्या है, संचार में होने वाली बाधाएं। बाधाएं किस प्रकार की, देखिए इसमें 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। सबसे पहली बाधा हो सकती है, एक मिनट, हो सकती है भौतिक। ठीक है। यहाँ पे भौतिक बाधा में क्या होता है कि मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं
और तभी जो है बहुत जो आसपास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, गाड़ियाँ पार हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, कोई किसी भी कारण से कोई शोर हो रहा है, तो बातचीत करने में क्या हो जाएगा, आप जो संदेश बोल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आएंगी। हो सकता है आपकी आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही है, या फिर उनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, ये हो सकता है। तो ये भौतिक बाधा होती है। दूसरी होती है मानसिक मानसिक बाधा। मानसिक बाधा में क्या होता है कि हो सकता है कि संदेश बोलते समय, संदेश प्रकट करते समय रिसीवर या फिर सेंडर अपने मन में कुछ सोच रहा है, किसी विचार में खोया हुआ है, तो वो क्या संदेश को ठीक से बोल पाएगा या फिर समझ पाएगा। अगर मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ और आप किसी और विषय में सोच रहे हैं, किसी और टेंशन में हैं, तो क्या आप इस वीडियो से समझ पाएंगे? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा जो संदेश है वो क्या हो जाएगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मानसिक रूप से भी सजग होना आवश्यक है, तो ही आप संदेश को पहुंचा भी सकते हैं और संदेश को रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है, इसमें जो बाधा आती है वो होती है तकनीकी बाधा। ठीक है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, इसमें ये हो सकता है कि आप, उदाहरण देती हूँ मैं, कि हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, संदेश प्राप्त कर रहे हो, और उसी समय जो है आपका इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि संदेश में बाधा आ जाएगी। वैसे ही यदि आप किसी से कॉल में बात कर रहे हो या फिर चैटिंग में बात कर रहे हो, है ना, तो उस समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो वो हो जाएगा आपके संदेश में बाधा। ठीक है, उससे आपका संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो ही नहीं पाएगा, या फिर प्राप्तकर्ता का जो फीडबैक है, जो आंसर है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे ही संचार प्रक्रिया में शोर कहा जाता है। ठीक है, तो शोर हमने समझ लिया और संचार प्रक्रिया को भी हमने अभी समझ लिया। आगे और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट समझना है। अब होता है कि संचार माध्यम। हम संचार कर तो रहे हैं, लेकिन एक माध्यम का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम अपने संदेश को किस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार क्या होता है? तो इसमें शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब आप इशारों से जो सूचना देते हैं, आप इशारा करके किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सांकेतिक संचार होता है। दूसरा आ जाता है मौखिक संचार। मौखिक संचार, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बातचीत, जो नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं वो मौखिक संचार में आ जाता है। और तीसरा जो है वो आ जाएगा लिखित संचार। इसमें हम अपने विचार, अपने भाव जो है वो लिख कर सामने में प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, जैसे पत्र, ईमेल, रिपोर्ट आदि के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये हो गया संचार के माध्यम, और ये बहुत आसान पॉइंट है, इजी पॉइंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखते हैं संचार के प्रकार। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इन चारों को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें जनसंचार बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट पहले समझते हैं, अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है, जिसमें जैसे दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र की बातचीत, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी कोटि के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी
अंतरवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। तो अंतरवैयक्तिक संचार में अंतरवैयक्तिक संचार में जो है 2 पर्सन में बातचीत होती है। एक पर्सन अपने विचार इसको प्रकट कर रहा है और ये व्यक्ति जो है वो संदेश को प्राप्त करके फिर रिप्लाई करता है, तो बातचीत होती है ये। और इसमें क्या होता है कि भूमिका का परिवर्तन भी होता है। सेंडर, ये एक बार सेंडर बन रहा है, ये रिसीवर बन रहा है, और फिर जब ये रिप्लाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेंडर बन रहा है और वो ये रिसीवर बन रहा है। ठीक है, तो अंतरवैयक्तिक संचार। दूसरा देखते हैं, ये है अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें क्या होता है, तो अंतःवैयक्तिक संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। डायरी लेखन, आत्मपरक, व्यक्तिक कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंग कहे जा सकते हैं। तो अंतःवैयक्तिक संचार में क्या है कि कोई पर्सन खुद से बातचीत करता है, उसे ही अंतःवैयक्तिक संचार, जो हम लोग नॉर्मली ये होता है ना कि अच्छा ये काम करे या ना करे, खुद में जो विचार करते हैं। और जो डायरी लेखन, हम अपने बारे में खुद किसको बतलाते हैं डायरी लेखन में, हमारी डायरी में हम खुद से ही बात करते हैं, खुद के बारे में ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही समझते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेंडर रिसीवर हम स्वयं ही होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अंतःवैयक्तिक संचार। तीसरा है समूह संचार। तीसरा है समूह संचार। समूह संचार में क्या होता है, जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है, या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरण क्या है, कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा, जुलूस समूह संचार के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है कि समूह में बैठकर हम लोग जो है वो बातचीत करते हैं, है ना, ये भाषण, चर्चा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब 2 व्यक्ति से, एक व्यक्ति से अधिक जहाँ पर संख्या हो लोगों की, वो हो जाता है हमारा समूह संचार। अब चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जनसंचार को समझते हैं। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह किसी संदेश को एक माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र के जरिए बड़े दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें प्रत्यक्ष संवाद के बजाय यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिए, क्योंकि अब यहाँ पे जनसंचार में समझने वाली बात है, इसमें या तो एक व्यक्ति आपको संदेश पहुंचा रहा है, या फिर एक समूह जो है, एक कोई ग्रुप जो है वो आपको संदेश पहुंचा रहा है। और एक बड़े दर्शक को जो है वो संदेश पहुंचाएगा, तो ज़रूरी है अब अगर भारत के जनता को कोई संदेश पहुंचाना है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यांत्रिक माध्यम का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि भारत के हर एक जन को पत्र लेखन के द्वारा तो संभव नहीं है कि मैं पत्र लिख दूं सभी को, सबके पास पत्र चले जाए, ये तो संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, यहाँ पर जनसंचार में याद रखिएगा कि जो माध्यम होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक माध्यम ही होते हैं, उससे ही बड़े दर्शकों तक हम अपने संदेश पहुँचाते हैं। इसके जो उदाहरण है देखिए, समाचार पत्र मुद्रण माध्यम होता है, यानी प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट होता है मुद्रण माध्यम, और ये सबसे पुराना माध्यम है।
ये MCQ में पूछा जाता है। क्लास 11th में तो मैंने क्लास 11th में आप ये क्वेश्चन बार बार देखोगे कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। ऑप्शन रहेंगे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र। तो आपको समाचार पत्र को टिक करना है। ये क्या है? मुद्रण माध्यम। रेडियो क्या हो जाएगा? श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम यानी जिसे सुना जाता है। रेडियो को हम सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको देख नहीं सकते हैं, बस सुनते हैं, समझते हैं। टीवी आपका हो जाएगा दृश्य और श्रव्य। दृश्य का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, और श्रव्य का अर्थ होता है जिसे हम सुन सकते हैं। और टीवी में हम न्यूज़ को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये क्या माध्यम हो, कौन सा माध्यम हो गया? दृश्य और श्रव्य। और फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। तो अब इंटरनेट में तो आपको वीडियोस भी मिलते हैं, आपको प्रिंट मीडिया भी मिलते हैं, न्यूज़पेपर भी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको ऑडियो भी मिलता है। तो इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें आपको मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, सब कुछ मिलता है, ठीक है। और ये सबसे नवीनतम जो है माध्यम जनसंचार का है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये पूरा हो चुका है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको जनसंचार और संचार दोनों बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इस चैनल से और जुड़े रहना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। अपने विचार हमारे तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।